गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना बेस्ट दे रहे होंगे स्टडी में। चलिए, आज का वीडियो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। बेटा जी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे हम ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना और कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो बेटा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लुक एट द वाइट बोर्ड, लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेटा जी हमारे बेसिकली यही सारे स्टेप्स आते हैं। तो आप प्लीज़ इसको और ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स सीरियल वाइज हैं, यानी कि इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो लुक एट द वाइट बोर्ड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एंड इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन तो बेटा जी आपको मालूम है, जो लेन देन जो हम करते हैं, और इवेंट्स क्या होती हैं, द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो बेटा जी सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, यानी कि हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। यानी कि दो तरह की एक्टिविटी होती है बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया, एक इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। तो हम केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में उसी की एंट्री करते हैं। लेट सपोज करिए कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसकी है ना, जो फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं करते। जैसे आपकी मम्मा ने आपको पढ़ा लिखा कर, आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा कर दिया, तो वो उन्होंने आपसे आप पैसा नहीं मांगा उस चीज़ का, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आप भगवान जी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो भक्ति करने को, जो पूजा करने को आप क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, उसकी हम एंट्री नहीं करते। हम केवल उसी ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे जिसे हम फाइनेंशियली नेचर के होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक नेचर के होते हैं। सेकेंड है बेटा मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे हम क्या आते हैं, मेजर करते हैं। मेजर समझते हैं आप, कि हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्राइक हो गई जैसे बिजनेस में, तो स्ट्राइक होने पर आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा बेटा तो लॉस होगा 100%, लेकिन हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम उसे एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम उसे एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते कि हम एग्जैक्ट कितना लॉस हुआ है। तो जिस ट्रांजेक्शन को बेटा हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं मनी में, उसकी भी हम एंट्री नहीं करते। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। दूसरे नंबर पर फिर मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देख लिया, उसे मनी में मेजर कर लिया, तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग बेटा दो तरीके से होती है, एक जर्नल और दूसरा सब्सिडरी बुक्स। तो ध्यान देंगे, जो छोटे बिजनेस होते हैं वो जर्नल मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की जो बुक होती है, यानी कि जब ट्रांजेक्शन होता है तब उसी टाइम, उसी डेट पर, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करना होता है ना, जैसे आपने माल खरीदा तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम, जिससे भी खरीदा है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं बेटा, जर्नल में। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो होता है, बिजनेस हमारा बड़ा होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है, एक ही दिन में हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे थे, सबकी एंट्री तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम अपनी जर्नल जो बुक है, ओरिजिनल एंट्री की जो बुक है हमारी, उसे अदर बुक्स में हम डिवाइडेड कर देते हैं। याद रखना बेटा इस बात को, कि जर्नल जो हमारी मेन बुक होती है ओरिजिनल एंट्री की, उसको हम सब डिवाइडेड, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो छोटे बिजनेस बेटा याद रखना किस में एंट्री करते हैं, जर्नल में। सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, डेट वाइज करते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है। और जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, और इन बुक्स को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं जब बिजनेस हमारा ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं कि दिन में, तो नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डे वाइज। सब्सिडरी बुक्स के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट है कैश बुक एंड अदर बुक्स। मैंने कैश बुक को अलग लिखा है, वो मैं आपको ही बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। आप बेटा जी बस पहले ये याद रखना कि इसको हम वैसे आगे के चैप्टर में भी ये काम में आएगा, तो उसमें हम डीपली पढ़ेंगे।
अभी आप ये याद रखिएगा कि कैश बुक को मैंने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी होती है और ये हमारी सब्सिडरी बुक भी होती है। प्रिंसिपल बुक की होती है, कैश बुक से सीधे ट्रायल बैलेंस में कैश का और बैंक का बैलेंस जाता है। कैश बुक के अंदर हम कैश और बैंक इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो सीधे हम ट्रायल बैलेंस में पहुंचाते हैं। किसमें पहुंचाते हैं? टीबी में। टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस जो आप बनाना सीखेंगे। और बाकी अदर बुक्स क्या, जैसे परचेस बुक है, जैसे हमने उधार माल खरीदा तो वो किस में रिकॉर्डिंग करेंगे बेटा? हम परचेस बुक में। उधार माल बेचा तो सेल्स बुक में। यानी कि जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो सब किस में लिखे जाएंगे बेटा? कैश बुक में। और जितने भी उधार ट्रांजेक्शन, उधार माल खरीद के लाएंगे तो परचेज में, उधार बेचेंगे तो सेल्स रिटर्न में, और नगद खरीदेंगे नगद बेचेंगे तो कैश बुक में। यानी कि आप बेटा आपको समझ में आया होगा कि जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे? कैश बुक में। और उधार खरीदेंगे तो परचेज बुक में, उधार बेचेंगे तो, उधार सेल करेंगे तो सेल्स बुक में। मान लीजिए आपने उधार माल बेचा वो तो वो वापस आया, तो बेचा वो वापस आएगा तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। उधार खरीद के लाए और वापस करके आ रहे हैं अगर हम, तो परचेज रिटर्न में। बीआरबीपी बुक बेटा आपके कोर्स में ही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। ठीक है, हाँ, जैसे हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उस पर डॉक्यूमेंट पे लिखवा लेते हैं, वो बीआरबीपी कहलाता है हमारा। एंड लास्ट जनरल प्रॉपर, जितनी भी एंट्रियां, जितने भी नगद कैश के ट्रांजेक्शन वो किधर गए? कैश बुक में। उधार खरीदा, उधार बेचा, परचेज बुक सेल्स बुक में। रिटर्न आया तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। बाकी जो कुछ भी ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांसफर की एंट्री या लॉसेस की एंट्री है बेटा, ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, बेड डेफ की एंट्री है। बेड डेफ मतलब पैसा डूब गया, या बेड डेफ रिकवर, जो पैसा रिकवर भी हो जाता है हमारा डूबा हुआ। तो जो जितनी बची कुची एंट्री है, साल के अंत में क्लोजिंग एंट्री, फिर उसको ट्रांसफर करना है अकाउंट्स में, ट्रांसफर की एंट्री, ओपनिंग एंट्री, वो सब जितनी बची कुची एंट्री है वो जनरल प्रॉपर में होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नगद ट्रांजेक्शन कैश बुक में, उधार परचेज सेल्स बुक में, रिटर्न के रिटर्न में, और बाकी बचे हुए सब जनरल प्रॉपर में। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं। ये याद रखिएगा, छोटे बिजनेस जनरल एंट्री करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, और जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो उसको हम सब डिवाइडेड कर देते हैं अदर अदर बुक्स में। अब बेटा आता है हमारा थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा आता है लेजर। लेजर का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड वन सिंगल टी शेप अकाउंट। एक टी शेप अकाउंट बनेगा बेटा, आप अभी प्रॉपर बनाना सीखेंगे, जिसमें हम डेट का कॉलम अलग होगा, पर्टिकुलर का कॉलम अलग होगा, अमाउंट का अलग होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे करके आपका एक है ना कॉलम बनाएंगे बेटा जी हम। ठीक है, तो टी शेप अकाउंट बनता है ये लेजर, यानी कि सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एक जैसे ट्रांजेक्शन हम एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सैलरी हमने दी तो सैलरी हम सारे वर्कर को देंगे तो एक ही जगह लिखेंगे। माल हम कई लोगों से खरीद के लेके आ रहे हैं तो परचेज बुक से, परचेज अलग अलग जो माल खरीद के लेके आ रहे हैं वो ये नहीं अलग अलग बुक में लिखेंगे, पूरे महीने का सारा परचेज एक तरफ लिखेंगे जिसे बोलेंगे परचेज अकाउंट। सारा सेल जो महीने का होगा वो भी हम एक जगह लिखेंगे, उसे बोलेंगे सेल्स अकाउंट। इंटरेस्ट हमें मिल रही है तो इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब कैश की सारे ट्रांजेक्शन के लिए हम बनाएंगे कैश अकाउंट। हाँ, कैश बुक के बाद हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो कैश बुक और कैश अकाउंट बोथ वर सेम, दोनों सेम ही होते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे माने कि अलग अलग ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासिफिकेशन में सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को हम बेटा हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, सारे परचेज एक तरफ, सारा सेल एक तरफ। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग बेटा जैसे ही आपको दिख रहा है नाम से सजेस्ट हो रहा है, समरी बना देना। चैप्टर के एंड में समरी होती है ना पूरे चैप्टर की, पूरे एलोबरेट जो चैप्टर को किया जाता है एक शॉर्ट फॉर्म में समरी लिखते हैं हम लोग, तो वही है समराइजिंग का मतलब होता है कि हमने पहले क्या करा, फाइनेंशियल नेचर में देखा, इन टर्म्स ऑफ मनी में देखा, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासीफाई करा हर एक ट्रांजेक्शन अलग, उसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन अब तक हुए हैं उनमें हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, किसमें अकाउंट कितना, हमें किसी डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना पैसा हमें देना है, सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या निकाल लेते हैं, टोटलिंग करके बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जिसमें इसके अंदर समराइजिंग के बेटा अंदर 4 चीज़ें बनती हैं आपकी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L का मतलब है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा जी, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट कहलाते हैं कि उससे हम ये पता लगता है कि कितनी हमारी इनकम हुई है। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें ये पता पड़ता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो समराइजिंग के अंदर हम ये 4 चीज़ें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, रिमेंबर दैट बेटा। और उसके बाद लास्ट में हमारा आते हैं 2 पॉइंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। हम बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा क्या निकल आता है, प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट निकल के आता है फिर उसे हम करते हैं एनालाइज,
कि भाई हमें जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, और अगर कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और ज़्यादा हुआ है तो किन कारणों से हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। मतलब हमें एनालाइज करना होता है प्रीवियस ईयर से, हम कंपैरिजन करते हैं कि वी आर ग्रोइंग और डिप्लीटिंग, या देखिए हम ग्रो कर रहे हैं या हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो हमें एनालाइज करके, और इंटरप्रिटेशन मतलब ये देखना होता है, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन करनी होती है कि हमारी एसेट्स कितनी बढ़ी, लायबिलिटी कितनी कम हुई, लोन अगर हमने लिया था तो वो कितना पैसा हमारा पे हो गया है, बेड डेफ हमारा कितना है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी इफेक्ट हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करते हैं। और एंड में फिर हमें क्या करना होता है बेटा, कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट करते हैं किसको, रिजल्ट को। साल के अंत में हम बेटा जी रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। यूजर्स यानी कि जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जैसे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आ गया, हमारे एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और ओनर, और एक्सटर्नल में कौन आ गया, हमारा गवर्नमेंट, कस्टमर्स और इन्वेस्टर जो उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए। तो उन्हें हम अपने रिजल्ट, बिजनेस का जो रिजल्ट है उसे कम्युनिकेट करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे बेटा जी। तो इसको एक शॉर्ट वाइज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो आई, एम फॉर मेजरमेंट, ठीक है बेटा जी, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासीफाइंग, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालाइजिंग, एन कम्युनिकेशन का सी। तो बेटा जी आपकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई, IMRCS AC। इसको बेटा जी जरूर याद करिएगा आपको स्टेप बाय, क्योंकि इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और इसका बेटा अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें। ये नॉट ओनली बेटा 11, ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम में आएगा। और कोई भी बेटा अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।